Hello, student. How are you? I am your zoology faculty of Potential Coaching and Career Counseling. Welcome to our YouTube channel, Potential Coaching and Career Counseling. So, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है फिजियोलॉजी का रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। एक आप लोग का टॉपिक है, एनसीईआरटी में देख लेना। वो रेगुलेशन का टॉपिक बहुत छोटा करके दिया हुआ है बुक में, लेकिन हम लोग को थोड़ा डिटेल्स में जानना है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, रेनिन क्या होता है, या एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा जानना होगा, क्योंकि नीट में ये से क्वेश्चन आता है, लेकिन बुक में इतना डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। जैसे आप लोग ने सुना हुआ होगा या क्वेश्चन दिखा है शायद, रास मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रास मैकेनिज्म, आज हम लोग ये सारा चीज थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग को पता है कि किडनी में क्या होता है, बोलो तो। किडनी में अगर हम लोग का यूरिन का अमाउंट ज्यादा है, मान लो अगर हम लोग का यूरिन का अगर अमाउंट ज्यादा है, तो ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। और अगर यूरिन कम होना पड़ेगा, तो ब्लड वेसल में यूरिन भी, या ब्लड वेसल में जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा। तो वो रेशियो को कौन मेंटेन कर रहा है, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। रेगुलेशन मतलब ये जो मेंटेनेंस है, मतलब ब्लड वेसल्स में अगर वॉल्यूम कम है तो यूरिन भी कम होगा, या ब्लड वेसल्स में अगर यूरिन वॉल्यूम ज्यादा है तो यूरिन का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो ये क्यों हो रहा है, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो आप लोग को पता है, हम लोग जो नेफ्रॉन का डायग्राम बुक में दिया हुआ है वो 2D डायग्राम है, लेकिन हम लोग का जो डायग्राम है वो 3D डायग्राम है। ठीक है। तो हम लोग का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हम लोग का हो गया ग्लोमेरुलस, ये हम लोग का प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कुछ इस तरह, ये हेनलीज लूप हो गया। इस तरह से होता है, मतलब जो ग्लोमेरुलस है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आमने सामने होता है। ठीक है। तो मान लो, ये देखो, ये है हम लोग का ग्लोमेरुलस। ठीक है। यहां से हम लोग का ऐसे, ये होगा हम लोग का एफरेंट आर्टेरियल, और ये होगा इफरेंट आर्टेरियल। और जैसे मैंने बताया, इसके पीछे होगा हम लोग का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम लोग का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा यहाँ पे। दिस इज आवर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अच्छे से दिखाई देने के लिए। तो ये होगा हम लोग का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जस्ट पीछे मैंने जो बताया, ये है हम लोग का ग्लोमेरुलस, मेरा जो पंप है, हाथ है, और ये है हम लोग का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। तो क्या होता है, इसके बीच में कुछ सेल्स होता है, उस सेल्स को बोला जाता है मेकुला डेंसा। क्या बोला जाता है, इतना डिटेल्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेकुला डेंसा। ये सेल क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कितना यूरिन है, और हम लोग का एफरेंट या एफरेंट आर्टेरियल में कितना ब्लड का वॉल्यूम है, उसको मेजर करते हैं। मतलब आपको पता चल गया है, ये है हम लोग का इफरेंट एंड एफरेंट। ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ब्लड का वॉल्यूम है, और यहाँ पे हम लोग का डीसीटी है, जहां पर यूरिन है, सोडियम है, ये सब है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का मैकुला डेंसा है, ये क्या करेगा, ये इसके और इसके बीच में कंपेयर कर पाएगा कि कितना ब्लड वॉल्यूम कितना है, और उस हिसाब से डीसीटी में या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कितना यूरिन होना चाहिए, वो भी वो कंट्रोल करेगा। अगर यहाँ पर अगर एफरेंट या इफरेंट पे ब्लड वॉल्यूम कम है, तो क्या होगा, डीसीटी में भी ब्लड या जो यूरिन है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज, कितना मजा है। देखो, अगर एफरेंट या इफरेंट में ब्लड ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो डीसीटी को पता चलेगा कि मेरे पास ब्लड का वॉल्यूम बहुत है, आप आराम से यूरिन को निकल सकते हो। लेकिन अगर मान लो ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो डीसीटी को पता चलेगा कि बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम है, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हम लोग को वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करना है। तो इसके कारण क्या होगा, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है। अभी ये बेसिक्स है, ये समझ में आ गया ना। अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, जो हम लोग का रास मैकेनिज्म है, ये क्या है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं।
तो व्हाट इज रास मैकेनिज्म? रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये क्या होता है ये अभी समझ लो। मान लो किसी एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, सीवियर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा, है कि नहीं? ब्लड का लॉस होगा। ये सिग्नल का मतलब क्या है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम रहा है। तो अगर ब्लड का लॉस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो एफआरएन और इफारेन, जो अभी मैंने डायग्राम तुम लोग को समझाया था, होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो। एक बार अगर नहीं लिया हो तो वापस जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो वहां पर रेनल, रेनल मतलब जो एफआरएन और इफारेन में होगा वो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर वहां पर रेनल का वॉल्यूम कम हो गया, रेनल ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो क्या होगा, हम लोग के पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ पे होता है, मैंने जो तुम लोग को बताया था कि ऐसे इफारेंट है और ऐसे इफारेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऐसे ऐसे सेल्स होगा, जो पहले वाला डायग्राम मैंने बताया था, उस सबको बोला जाएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में क्या हो रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी रिलीज रेनिन। ये जो स्टोमक से निकलता है वो वाला रेनिन नहीं है, जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है वो रेनिन में डबल एन होता है, वो क्लियर करना। आर ई डबल एन आई एन, इट इज रेनिन व्हिच इज फाउंड इन स्टोमक, बट इट इज अनदर रेनिन व्हिच इज आर ई सिंगल एन आई एन, रेनिन, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सीक्रेट करता है जब रेनल ब्लड वॉल्यूम का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, तब रेनिन को वो किडनी से सीक्रेट करता है, ठीक है। ये किडनी में हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी समय में क्या होगा, उसी समय में हम लोग का जो लीवर है, liver will secrete angiotensinogen which is inactive, ठीक है। तो क्या होगा, renin will release into the blood, रेनिन को ब्लड में रिलीज कर दिया गया है, ठीक उसी समय में एंजियोटेंसिन को भी ब्लड में रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो जब रेनिन रेनिन जाके क्या करेगा, इट एक्टिवेट इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिनोजेन 1, ठीक है। किसने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिनोजेन 1 को, एंजियोटेंसिनोजेन इज एक्टिवेटेड इनटू एंजियोटेंसिनोजेन 1 विद द हेल्प ऑफ रेनिन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम किडनी। यहां तक क्लियर है? अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी अभी फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है। एंजियोटेंसिनोजेन इज फर्दर एक्टिवेटेड टू एंजियोटेंसिनोजेन, सॉरी ये एंजियोटेंसिन होगा, ये एंजियोटेंसिन, ये भी एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू एंजियोटेंसिन 1 with the help of renin, and angiotensin 1 is further activated to angiotensin 2 with the help of angiotensin, मैं एक अलग पेन से लिखता हूं, angiotensin converting enzyme which is coming from our lungs। देख रहे हो कितना सारा, पहले किडनी क्या कर रहा है, kidney will secrete renin into the blood, liver will secrete angiotensinogen, angiotensin is converted to angiotensin 1 with the help of renin,
angiotensin 1 is further converted to angiotensin 2 with the help of angiotensin converting enzyme. वो कहाँ पे होता है? वो होता है लंग्स पे, लंग्स से निकल के आता है, ठीक है। देख रहे हो बुक में ये सब नहीं है, लेकिन ये सब आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, कहाँ से कौन रिलीज हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 इन द ब्लड with the help of angiotensin converting enzyme which is coming from lungs. अभी ये जो angiotensin 2 है, it is, मान लो पहले ये गया पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप एडीएच को रिलीज करो। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम था? इट कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज्ड। फिर ये एक जाएगा एड्रिनल पे एंड इट डायरेक्ट एड्रिनल टू रिलीज एड्रिनल एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये एड्रिनल पे जाएगा, एड्रिनल को जाके बोलेगा आप एल्डोस्टेरोन को रिलीज करो। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होगा? इट डायरेक्ट डीसीटी टू एब्जॉर्ब Na प्लस एंड वाटर। और एक काम होगा, ये डायरेक्टली जाएगा ब्लड वेसल्स पे और उसको बोलेगा कि आप कॉन्स्ट्रिक्ट करो, और अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो आप देख रहे हो ये जो रास मैकेनिज्म है, ये जो रास मैकेनिज्म है, ये रास मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट में क्या किया था कि ब्लड वॉल्यूम जब लॉस हो रहा है, एक पेशेंट का अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया है, मान लो एक एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत ब्लड खून निकल गया है, उसका खून बहुत निकल गया है, तो क्या होगा? खून अगर निकल गया है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस को, अगर खून निकल रहा है तो ब्लड वॉल्यूम का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम हो रहा है तो रेनल वॉल्यूम जो है एफआरएन और इफआरएन में वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो भी कम हो रहा है तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को पता चल जाएगा कि मुझको रेनिन अभी सिक्रेट करना है इनटू द ब्लड। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल क्या करेगा? रेनिन को सिक्रेट करेगा। रेनिन ब्लड में जाएगा, वहां से लिवर सिक्रेट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 with the help of renin. Angiotensin 1 is further converted to angiotensin 2 with the help of angiotensin converting enzyme. इसको ACE भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कहां से निकलता है? वो निकलता है लंग्स से, ठीक है, और वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2। अभी एंजियोटेंसिन 2 जाएगा, पहले तो पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी में जाके बोलेगा आप एडीएच को रिलीज करो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वो जाके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो अगर ब्लड वेसल पहले इतना खुला हुआ था, तो अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं? वही हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सेकेंड, एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड को जाके बोलेगा कि आप एल्डोस्टेरोन को रिलीज करो, ठीक है। तो अगर एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन का काम ही है कि वो डीसीटी में जाके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्ब कर लेगा तो वाटर का वॉल्यूम बॉडी में बढ़ जाएगा। और एक जाएगा वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा कि आप अपना ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लो। तो अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कितना इजी है देखो रास मैकेनिज्म। ऐसे लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम को एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इट इज ए हैंडमेड डायग्राम, आपको इजीली कभी आप भूलोगे ही नहीं कि रास मैकेनिज्म क्या है, आपको इजीली याद आ जाएगा कि व्हाट इज रास मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी देखो रास मैकेनिज्म अगर ज्यादा देर चलता रहा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस वाटर रिएब्जॉर्ब होता ही रहेगा। तो इतना तो वाटर रिएब्जॉर्ब होने से भी खराब है बॉडी में, है कि नहीं? तो एक समय के बाद क्या होगा, हम लोग के पास और एक होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको ANF भी बोला जाता है, ठीक है। ये कहां से निकलता है? ये निकलता है हम लोग का जो राइट एट्रियम है हार्ट का, वहां से। क्यों निकलता है? मान लो अभी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम का प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर डायरेक्टली कहां पे इफेक्ट करेगा? हम लोग का लंग्स पे। लंग्स में जब ब्लड घुसेगा राइट एट्रियम पे तो बहुत फोर्स से घुसेगा, है कि नहीं? तो अगर बहुत फोर्स से ब्लड घुस रहा है
तो उसको ज्यादा देर बाद नहीं चाहिए होता है, तो रास मैकेनिज्म को हम लोग को इनएक्टिवेट करना है। तो इनएक्टिवेट करने का काम करेगा हम लोग का एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा, वो राइट एट्रियम से निकलेगा जब ब्लड वॉल्यूम का वो प्रेशर देख लेगा कि अभी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, मतलब ब्लड का रिकवरी हो रहा है, मतलब हम लोग का बॉडी में वाटर का रीएब्जॉर्ब हो गया है काफी और नहीं चाहिए, पहले जैसा मैकेनिज्म हम लोग को चाहिए अभी। तो क्या करेगा, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जाएगा किडनी पे और जाके क्या करेगा, रेनिन को ही इनएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ये जो रास मैकेनिज्म है इसको एक्टिवेट करने वाला कौन था, रेनिन, क्योंकि रेनिन ही जाके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा था, है कि नहीं। तो क्या होगा, रेनिन को ही वो मतलब गायब कर देगा, रेनिन को वो इनएक्टिवेट कर देगा। तो अगर रेनिन ही इनएक्टिवेट हो गया तो रास मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेट हो जाएगा और वापस ब्लड वॉल्यूम नॉर्मली चलता रहेगा। देख रहे हो रेगुलेशन ऑफ किडनी कितना कितना इंटरेस्टिंग है। हम लोग को फिजियोलॉजी ऐसे ही पढ़ना है, हम लोग का पोटेंशियल कोचिंग में हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं सब कुछ चीज ऐसे। हैंडमेड मैप होता है, हैंडमेड मैप होता है हम लोग का सब चीज के लिए, पार्टिकुलरली में जूलॉजी बोटानी जो पढ़ाते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है हम लोग का सबका ऐसे हैंडमेड होता है और हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट को पता चल जाता है। तो अगर आप लोग को और डिटेल्स में पढ़ना है तो हम लोग का कोचिंग में आइए, कोचिंग में आके हम लोग के साथ बात कीजिए और हम लोग डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आप लोग को समझ में आ गया है कि रास मैकेनिज्म क्या है और उसके साथ साथ हम लोग का एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या है और एडीएस जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका काम क्या है। ठीक है, तो आप लोग को मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग का रेगुलेशन क्लियर हो गया है। अभी इसमें से नीट में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकता हूँ मैं। नेक्स्ट और एक दिन मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, ऐसे ही आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, पढ़ूंगा। जूलॉजी को फिजियोलॉजी को फन मतलब इंटरेस्टिंग करके पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतने में रुकता हूँ। थैंक यू, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो धन्यवाद।